हाँ भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 कुछ भी डाउट हो तो बताओ। 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में चलो देख लेते हैं नीचे। कोई मेंशन किया है कि 11? हाँ, इधर मेंशन किया हुआ है। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में जैसे हम लोग पहले ये देख लेंगे कि डिफरेंट कार्बन कौन कौन से है। तो जो जो डिफरेंट कार्बन है केवल अगर उनको मार्क करके चलो, बाकी को मार्क नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो ब्लू कार्बन है डिफरेंट है। उसके अलावा मतलब इसके जैसा नीचे वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये जो कार्बन है इसके जस्ट सिमेट्रिकल नीचे का पार्ट है, तो ये नीचे वाले पार्ट को भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों कार्बन सेम दिख रहा। उसके अलावा ये दोनों कार्बन सेम है, मतलब यहाँ से जब मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ से मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम आएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम आएगा। इसका मतलब ये दिख रहा कि इस तरह का सवाल पहले भी किया था। एक मिनट, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक को कंसिडर करके चलेंगे हम लोग, पहला चीज़। उसके अलावा ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल चारों के चारों पार्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई एक कार्बन कंसिडर कर लिया यहाँ पे। तो टोटल 3 पोजीशन है जो डिफरेंट हो सकते हैं, और कोई डिफरेंट कार्बन निकल के नहीं आएगा। तो इस केस में यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग के पास क्लोरीन लगाए एक पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगाए सेकंड पॉसिबिलिटी, या फिर थर्ड कार्बन वाले पार्ट के ऊपर क्लोरीन लगाए तीसरी पॉसिबिलिटी। मतलब लेफ्ट में लगाओ क्लोरीन, राइट में लगाओ क्लोरीन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट 2 निकल के आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है सिस प्लस ट्रांस। दूसरे वाले केस में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है लेकिन सिस प्लस ट्रांस। और तीसरे वाले केस में हमको 3 कायरल सेंटर दिख रहा। तो अगर मेरे को 3 कायरल सेंटर दिख रहा है तो 3 कायरल सेंटर के हिसाब से टोटल 2 टू द पावर 3। इसका मतलब हम लोग आराम से 8 आइसोमर्स की बात कर सकते हैं। तो 8, 2 10 और 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 12 के बराबर हो गए। सिस प्लस ट्रांस डायस्टीरियोमर है, सिस प्लस ट्रांस डायस्टीरियोमर है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सारे के सारे पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएंगे। इसका मतलब इनैंशोमरिक पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2, टोटल 4 इनैंशोमरिक पेयर एग्जिस्ट करेंगे। तो इनैंशोमरिक पेयर्स तो एक एक फ्रैक्शन पे ऑब्टेन होगा, बट जो डायस्टीरियोमर वाला पार्ट होगा, और डायस्टीरियोमर वाला पार्ट को हम लोग आराम से अलग अलग फ्रैक्शन पे रख के काम कर सकते हैं। तो 3 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, बेसिकली 3 पोजिशनल आइसोमर हो गया। उसके अलावा स्टीरियो आइसोमर 12, और जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के नंबर ऑफ फ्रैक्शंस की बात करेंगे, तब इस केस में नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में ये दोनों अलग अलग होगा, सिस्टांस ये वापस से अलग अलग होगा, टोटल 4। और 4 प्लस इनैंशोमरिक पेयर, जो पूरा पेयर है वो दोनों के दोनों एक फ्रैक्शन, फिर दोनों के दोनों एक फ्रैक्शन, फिर दोनों के दोनों एक फ्रैक्शन, और फिर लास्ट में भी एक फ्रैक्शन। मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड 2, 2 4, 4 8 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। 12। क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12 पे ध्यान दो। 12 वाले पार्ट में, अच्छा 12 वाला पार्ट कितने लोगों से बन गया? सवाल अच्छा है वैसे, कितने लोगों से बन गया? शिवम से बन गया, सूरज से बन गया, अलका से बन गया, सौम्या से बन गया। जिन लोगों से बन गया बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब जिन लोगों से बन गया एक्चुअल में अप्रिशिएबल चीज़ है। आंसर तो बता रखे थे बट फिर भी उसके बाद भी बनाना मुश्किल चीज़ है थोड़ा। चलो हम केवल यूनिक कार्बन मार्क कर रहे हैं, अगर डिफिकल्टी होगा तो बताना। केवल ये 3 ही यूनिक कार्बन है और कुछ नहीं है यहाँ पे, जिंदगी में सब मोह माया है यहाँ पे। तो इस केस में हम लोगों का 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट आ रखा, और बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन डाला, एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं साइड वाले कार्बन पे क्लोरीन, और उसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी ये कंसिडर करके चल सकते हैं थर्ड वाले पार्ट पे क्लोरीन। तो इस केस में 3 क्लोरीन एटम दे रखा। तो अगर मान लो कि यहाँ से हम लोग कायरल सेंटर की बात करें पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में 0 कायरल सेंटर है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट 2 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में टोटल 3 कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर का मतलब 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा।
थर्ड वाले केस में भी हम लोगों के पास 3 कैरल सेंटर दिख रहा है। हाथ रेज मत करो भाई, हाथ नीचे कर लो। तो इस केस में भी 8 आइसोमर हो जाएगा। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट 8 8 16 और 2 18 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 18 के बराबर हो गए। और जब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो आग लगाने पे ये 2 वाला पार्ट हम लोग को 2 में दिखाई देगा, या 8 वाला पार्ट हम लोग को 4 में दिखाई देगा, या 8 वाला पार्ट भी हम लोग को 4 में दिखाई देगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ 10 10 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी। जल्दी जल्दी, जो भी दिक्कत है पूछ लो। सर वो फर्स्ट वाले ये स्ट्रक्चर में 2 क्यों होगा? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में 2 क्यों होगा, इसका डाउट है? सौम्या, सौम्या 2, सौम्या 1, चलो ठीक है। कभी नंबर ऑफ स्टीराइड्स में पलट के देखी हो? हाँ सर, मतलब बहुत दिन से नहीं देखे, जिसे पढ़ाए तो उसमें देखे थे। अच्छा पक्का? हाँ। झूठ काहे बोलती है, कब से सीखे झूठ बोलना? ये मॉलिक्यूल कितना स्टीरियोआइसोमर बनाएगा, ये सवाल कराए थे वहां पे। और शायद अलका जवाब दी थी, हमको इतना भी याद है, शायद अलका जवाब दी थी। हाँ अलका सही बोल रही है, गलत बोल रहा है? पता नहीं। इसी को याद नहीं है, हमको याद है। क्या तुम लोग का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है भाई। पबजी कम खेला करो, मोबाइल में कम लगा करो। रात रात भर लोग पता नहीं क्या लगे रहते हैं फोन में। इसमें 2 आइसोमर बताए थे। एक आइसोमर दोनों हाइड्रोजन वाला पार्ट सेम साइड में, और दूसरा आइसोमर दोनों हाइड्रोजन वाला पार्ट अपोजिट साइड में। बताया था ऐसा कुछ? सर तो जब यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन डाल दो, तो भी वही रहेगा। पहले वाले केस में सिस, दूसरे वाले केस में ट्रांस, है कि नहीं? हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब हल्का, अब याद आया? नहीं, हम नहीं बताए थे। तुम नहीं बताए थे तो कौन बताया था इसको? हमको तो देना कि तुम ही बताई थी। चलो खैर, एक चीज पे ध्यान। आर्यमन शायद बोला था। आर्यमन बोला था? अरे अच्छा हाँ, हम क्या बोले? वही बोला था सर, वही बोला था। आर्यमन बोला था। अबे बड़ाई कर रहा है तुम्हारा, बुराई नहीं कर रहा है, ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। ये बोल रहा है कि तुम आंसर बताया था उस दिन, बड़ाई की चीज है ये। नहीं सर। गर्व होना चाहिए, छाती अच्छा। चौड़ा हो जाना चाहिए तुम्हारा। इसको यही मालूम है कि जब भी सर कुछ मेरा नाम लेंगे मतलब बेइज्जती कर रहे होंगे, दूरी रहो भाई। चलो ध्यान दो, एक और चीज ध्यान देना। जैसे ये अब क्योंकि हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तो ये जो सिस ट्रांस बताया था तुम लोगों को, इसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका होता है। जैसे हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, ये तो सिस ट्रांस। एक्चुअल में ये जो तरीका है ना, ये एक स्टूडेंट सिखाया था हमको। सिखाया क्या, तो वैसे ही बता दिया था, और हम भी बोले कि हाँ ये बहुत सही तरीका है। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जानते थे। हमको जिंदगी में बहुत सारा चीज स्टूडेंट लोग ही सिखाया, 2 4 गलती जो स्टूडेंट लोग ही बताया था। तो इस केस में एक तो ये तरीका है जो बहुत सिंपल देखने में लगता है, हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जानते थे एक्चुअल में। एक तो सिस स्ट्रक्चर और दूसरा ट्रांस स्ट्रक्चर वाला पार्ट। तो जो हम लोगों का सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। एक ये स्ट्रक्चर, और इस चीज को हम लोग सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। काहे बोलते हैं, आते हैं उस चीज पे। और दूसरा ट्रांस स्ट्रक्चर। इस चीज को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये चीज समझ में आ गया उनको? तुमको बोला भी था कि ये चीज हम बाद में एक बार फिर से बताएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस?
किसी को भी आया समझ में, किसी को भी? बस हम सर क्यूरी, ट्रांस वाला में दोनों अलग प्लेन में है। दोनों अलग प्लेन में, प्लेन तुमको दिख गया इधर, कितना इमेजिनेशन है ये तुम्हारा। किसी को समझ में आया कैसे सिस ट्रांस है? चलो ध्यान दो। समझ में आया कुछ? अब समझ में आ गया होगा थोड़ा कुछ लोगों को। सिस ट्रांस का बेसिक मतलब होता है सेम टाइप के ग्रुप कम डिस्टेंस पे हो। तो दोनों ग्रुप सेम साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब कम डिस्टेंस पे है। जबकि दूसरे वाले केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो इस केस में पहला स्ट्रक्चर सिस और दूसरा स्ट्रक्चर आराम से ट्रांस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। बहुत ही यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने लायक स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से। मतलब हम है तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखने लायक है, तो इसलिए। तो खैर मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट के। चेयर फॉर्म में अगर कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार, और अगर किसी और क्वेश्चन में दिक्कत है 12 तक में तो बताओ। बताओ भी जल्दी, कोई भी दिक्कत? सर उसमें स्विस ट्रांस नहीं दिख रहा है। उसमें स्विस ट्रांस नहीं दिख रहा है। किस में? 12 वाला में। क्या क्या? 12 में 12 में सिस ट्रांस नहीं दिख रहा? ये तो बनाया साइड में सिस ट्रांस, और कितना दिखाना है इसको? कन्फर्मेशनल वाला। कन्फर्मेशनल वाला नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे। इतना सिंपल तरीके से बताए, सिस का क्या मतलब होता है बता। कम डिस्टेंस। ये सिस स्ट्रक्चर है कि ट्रांस स्ट्रक्चर है? सिस है कि ट्रांस है? स्विस है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइड है और कम डिस्टेंस पे है। सेम साइड है मतलब कम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो तो ब्लू ब्लू वाला बॉन्ड बनाया है, ये सेम साइड में जाता नहीं दिख रहा, या कम डिस्टेंस पे आता नहीं दिख रहा? और कितना कम डिस्टेंस लेकर इसको चिपका दे, ऐसा लाइन खींच समझ दे गए ऐसा। सर। ये लाइन खींच दे क्या इधर? अरे बॉन्ड है, डिस्टेंस कम दिख रहा है इस पार्टिकुलर पार्ट के अलोंग। अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो इस केस में दोनों का डिस्टेंस नजदीक है, मतलब कम डिस्टेंस है, तो सिस हो गया। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तब उस केस में आराम से ट्रांस स्ट्रक्चर निकल के आ गया। बुझाया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक में अगर और कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? चलो भाई बढ़िया, हमको तो नहीं लगा था इतना जल्दी समझ में आ जाएगा सबको। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अगला लेक्चर शुरू करते हैं। एक मिनट। वैसे अगला जो लेक्चर है वो कोई नया लेक्चर नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारे बचपन की चीजें हैं जो बचपन में हम लोग पढ़े थे। बचपन में एक टॉपिक पढ़ा था एसिड एंड बेसिस, और एसिड एंड बेसिस के टॉपिक में ये भी चीज बताया था एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है। तो जब एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है ये डिस्कस किए थे, तो उसके इसमें 3 तरह का कंसिडरेशन लेके डिस्कस किए थे। बताओ भाई सुमित केसरी, सुमित द केसरी, जल्दी बताइए एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है? बड़ा सही है, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नहीं भी होते तो भी लाइव होते हुए डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। यशी, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या? सॉल्ट प्लस अरे वाटर। 12th क्लास में आ गई हो भाई, बुढ़ापा आने वाला है कुछ दिनों में, अब तो बड़े हो जाओ। सॉल्ट प्लस वाटर, जिंदगी में सॉल्ट प्लस वाटर से ऊपर ही नहीं उठ रहे ये लोग। हाय शिवम बताओ, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है?
शिवम गायब हो गया जी। अच्छा नहीं है। ऋषिकेश इतना सन्नाटा काहे है भाई? पंकज प्रशांत यस सर। चलो हमको लगा कि आवाज ही जाना बंद हो गया था शायद। बताओ क्या बनाता है? 3 केस हो सकता है सर, एसिड बेस और क्या हो सकता है? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों चीजें। अरे चौपड़ आदमी, तुम अलग ही केस में लेकर के आ गया। वो तो वही है, सॉल्ट प्लस एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएगा। कृष्णा कृष्णा जी बताइए, कुछ ज्ञान प्रवचन दीजिए यार। डेविड ओ डेविड, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? किसी को नहीं याद है जी, कैसा नालायक है तुम लोग। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, बस केवल यही केस था कि और भी कुछ था? एडक्ट बनाता है, हाँ। सब कॉपी देख देख के बोलना शुरू किया। आदर्श बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है सर, झूठ बोल रहा है वो। जानबूझ के पहले ही डीलिंग दे दिया है कि सर हमसे पूछे ही ना। और तुमको कैसे मालूम पड़ गया बे सुमन कि झूठ बोल रहा है वो? चल क्या रहा है तुम दोनों का? चलो ध्यान दो, जब हम लोग एसिड प्लस बेस की बात करते हैं तो उस केस में 3 सिनेरियो था। एरेनियस एसिड वाला पार्ट, दूसरा ब्रोंस्टेड एसिड वाला पार्ट, और तीसरा लेविस एसिड वाला पार्ट। तो जब हम लोग एरेनियस एसिड प्लस एरेनियस बेस की बात करते हैं तो H प्लस होता है और दूसरा OH माइनस होता है। प्रोडक्ट वाले पार्ट में जब भी H प्लस OH माइनस के साथ मिलेगा तो H2 बनाएगा। ये चीज़ आयनिक इक्विलिब्रियम में भी शायद से डिस्कस किया था, बट शुरुआत में जब एसिड बेस डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में, तब भी ये चीज़ डिस्कस किया था। तब इस केस में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। 10th क्लास से ऊपर उठ जाओ, बचपना था वो, बहुत बड़ा बचपना था। अब तक मालूम पड़ गया होगा कि 10th क्लास की चीज़ें है ना, उससे 10 गुना भारी है 11th 12। सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाने का है, केवल बनता है बट एक पार्टिकुलर केस से बनता है। जब ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की बात करते हैं तब उस केस में कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ कंजुगेट बेस का भी फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे कंजुगेट पेयर्स का फॉर्मेशन होता है। बेस वाला पार्ट एसिड बनाता है और एसिड वाला पार्ट कंजुगेट बेस बनाता है। और जब लेविस एसिड और लेविस बेस की बात करेंगे तो उस केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, या फिर वहीं पे हम लोग टर्म यूज करते हैं एडक्ट। तो ये 3 सिनेरियो है जिसको हम लोग को डिस्कस करना होता है। और जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया था वहाँ पे ये भी बोला था तुम लोगों को कि क्वेश्चन में जब हम लोग नॉर्मली डिस्कशन करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला सिनेरियो चलता है इन जनरल। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम था तो एरेनियस एसिड एरेनियस बेस का कंसेप्ट चल रहा था। जब हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तब उस केस में लेविस एसिड लेविस बेस का कंसेप्ट चलेगा। बट इन जनरल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसमें एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है वो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के टर्म में चल रहा होता है। तो सवाल में जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट का कंसेप्ट आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग आराम से ये कंसिडर करते हुए चलेंगे कि हम लोग के पास जो एसिड दिया वो ब्रोंस्टेड एसिड है या फिर जो बेस दिया वो ब्रोंस्टेड बेस है। और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। ये भी एक्चुअल में एक रिएक्शन मैकेनिज्म है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना, एक सजेशन के जैसा ध्यान रखना। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं कि क्या रिएजेंट दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, बड़ा अजीब टाइप का रिएजेंट दे रखा। तो उसमें ये देखना कि उधर एसिड और बेस का रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब उस रिएजेंट में एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ये चीज आइडेंटिफाई करके भी काम कर सकते हैं। 2010 में एक सवाल आया था पहली बार, जैसे आगे जाने के बाद एक छोटा सा रिएक्शन होता है एल्डोल रिएक्शन, कुछ लोग सुन भी लिए होंगे अपने स्कूल में। एल्डोल रिएक्शन में नॉर्मली हम लोग OH माइनस लेके चलते हैं, मतलब NaOH KOH इस टाइप का पार्ट।
मेरे टाइम पे पहली बार Na2CO3 दिया गया था, हमको नहीं मालूम था कि Na2CO3 क्या करता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब उस केस में CO3 2- को कंसिडर करके जब चले तो देखा कि एल्डिहाइड कीटोन में ये कोई रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन CO3 2- वाला पार्ट एक बेस के जैसा बिहेव कर सकता है। तो OH- भी एक बेस है और CO3 2- भी एक बेस है, तो जो काम OH- करेगा वही काम CO3 2- कर देगा। तो हम लोग का एल्डोल रिएक्शन आराम से फॉलो हो सकता है और सवाल सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं समझ में आए तो यही चीज समझ के काम करना है कि हम लोगों के पास एक एसिड होगा और एक बेस होगा। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एक एसिड और बेस का इंट्रैक्शन ही है। जो लेविस एसिड होता है उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए बस इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। जो लेविस एसिड होता है उसी चीज को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इलेक्ट्रोफाइल भी बोल दिया करते हैं, और जो लेविस बेस होता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसी चीज को एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और कुछ नहीं है, लेविस एसिड और लेविस बेस है, थोड़े डिफरेंस के साथ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसी में हम लोग बेस के जगह पे न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब लेविस बेस की जगह पे न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसी लेविस बेस वाले पार्ट को लिगेंड बोल दिया जाता है सेम चीज, सब लोग लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं लेकिन नाम चेंज करते चले जा रहे हैं लिगेंड वाला पार्ट। खैर, हम लोग इस पार्टिकुलर डिस्कशन में ये जो सेकंड पार्ट है ब्रोंस्टेड एसिड प्लस ब्रोंस्टेड बेस कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन कराएगा, इस पार्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का ही सबसे बेसिक पार्ट, जिस चीज को हम लोग आराम से फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इस चीज को ढंग से सीख लिया तो आगे की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, रिलेट कर पाएंगे हम लोग। मतलब इस चीज का जो बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी रिएक्शन में फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल कैसे है। अगर ये चीज रिलेट करना आ गया तो इसके वजह से आगे के सारी चीजों में लॉजिकली हम लोग फिजिबिलिटी के हिसाब से भी काम करते चले जा सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। आदर्श आवाज आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा? हाँ सर, कट कट के आ रहा है। बहुत नालायक आदमी। अच्छा एक चीज बता, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? फिजिबल है कि नहीं है? चल गया होगा सर आवाज। नो सर। नहीं, अरे 10th क्लास का चीज है, उसमें थोड़ा ना आवाज चलेगा। फिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या रिएक्टिविटी सीरीज, हमको याद नहीं है। सर आयरन कॉपर के ऊपर है तो नहीं हो आयरन पाएगा। कॉपर के ऊपर है तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव? कम, ज्यादा है। ज्यादा है कम है? ज्यादा है। का? हाँ सर, इतना पता है। अच्छा चलो ठीक है। जब हम लोग ये रिएक्शन कंसिडर करें, 10th क्लास का रिएक्शन था बाकी इसलिए चीज से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, मालूम है कि ये रिएक्शन नहीं है फिजिबल, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स फिजिबल नहीं है। तो ये भी चीज भी मालूम है अपने को क्यों फिजिबल नहीं है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये बोलते थे हम लोग कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब कॉपर वाला पार्ट आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो लेस रिएक्टिव कॉपर वाला पार्ट हो गया। हाँ भास्कर, कोई डाउट है क्या? नो सर। ने हाथ रेस किया था इसलिए। हाँ, कॉपर वाला जो, ठीक है कोई नहीं, जो कॉपर वाला पार्ट है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव है, बताओ भैया आदर्श, ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? कैसे? लेस रिएक्टिव ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल। हाँ, ज्यादा। ज्यादा स्टेबल होगा। और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो चीज लेस स्टेबल होगा। तो ये रिएक्शन में अगर हम लोग बेसिक स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो रिएक्शन जब भी मोर स्टेबल फॉर्म से लेस स्टेबल में जाने की कोशिश करता है तो अपने आप से नहीं जा सकता। लॉजिकल भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, बस हम लोग सोच नहीं पाते हैं। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना होता है तो एनर्जी देना पड़ता है, अपने आप से इलेक्ट्रॉन ऊपर उछल के नहीं चला जाता है। और अगर ऊपर से नीचे आना है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर निकल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे अपने आप से जा सकता है। तो जब हम लोग लोअर एनर्जी में होंगे
मतलब ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में होंगे तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते डायरेक्टली, लेकिन जब हम लोग हायर एनर्जी में होंगे मतलब लेस स्टेबल कंडीशन में होंगे तो यहाँ से नीचे आराम से जा सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर हम लोग उल्टा कंडीशन लेके चलते हैं, लेस स्टेबल वाले पार्ट से मोर स्टेबल का पार्ट, तब उस केस में रिएक्शन अपने आप से होता, फिजिबल रिएक्शन होता। तो उधर का फिजिबिलिटी अगर स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहा है तो यहाँ का कोई नया फिजिबिलिटी थोड़े ना आ जाएगा, वैसा ही कुछ फिजिबिलिटी रहेगा। डिफरेंस क्या है? तो एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस है। अब एक चीज देखो, हम लोगों के पास प्रोडक्ट में FeSO4 के जगह पे CuSO4 है। मतलब बेसिकली हम लोग कॉपर वाले पार्ट को जब रिलेट कर रहे हैं तो कॉपर के साथ ये मेटल वाले पार्ट को रिलेट कर रहे हैं। मतलब कॉपर मेटल था तो उसके साथ सामने के मेटल को रिलेट कर रहे हैं, सामने के कंपाउंड को रिलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। या फिर अगर मान लो हम लोग FeSO4 भी लेके चलते हैं तब भी उस केस में हम लोग Fe2+ और Cu2+ को रिलेट करके चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग स्टेबिलिटी को रिलेट कर रहे होंगे तो हम लोग सिमिलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर FeSO4 लेना है तो FeSO4 लो, CuSO4 लेना है तो CuSO4 लो, लेकिन हमेशा FeSO4 को CuSO4 से रिलेट करो, या कॉपर वाले पार्ट को हमेशा आयरन वाले पार्ट से रिलेट करके चलो। तो सेम चीजें यहाँ होंगी। अगर हम लोग इस कंसेप्ट के हिसाब से काम करें कि ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस के साथ रिएक्शन करके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना रहा, तो इस कंसेप्ट वाले पार्ट में ऑल दो, क्या लिखे थे भाई, एडक्ट, इस कंसेप्ट वाले पार्ट में ऑल दो हम लोग का जो कंजुगेट एसिड है वो कंजुगेट एसिड वाला पार्ट हम लोग को बेस की तरफ से मिला है, और जो कंजुगेट बेस है वो हम लोग को एसिड की तरफ से मिला है। लेकिन जब भी हम लोग रिएक्टेंट के साइड के स्टेबिलिटी को प्रोडक्ट के साइड के स्टेबिलिटी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हम लोग ये ब्रोंस्टेड एसिड वाले पार्ट को सामने वाले पार्ट के एसिड मतलब कंजुगेट एसिड वाले पार्ट से रिलेट करेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग ये लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट के साइड में ब्रोंस्टेड बेस वाले पार्ट को प्रोडक्ट के साइड के ब्रोंस्टेड बेस वाले पार्ट से रिलेट करके चलेंगे। ये हम लोगों के रिलेट करने का तरीका होगा फिजिबिलिटी को जानने के लिए। और जब रिलेट कर रहे होंगे तो ऐसा अगर लिख के चले कि हम लोगों का कोई एसिड वाला पार्ट है, मतलब नॉर्मली एक एसिड है और एक बेस, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में कंजुगेट एसिड है और कंजुगेट बेस, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा कंजुगेट एसिड है या बेस है, बस एसिड है और बेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेट कर रहे थे तो इधर का एसिड और राइट साइड का एसिड, ये रिएक्शन को फिजिबल बनाना है। फिजिबल बनाने का मतलब जो प्रोडक्ट का साइड होगा वो लोअर एनर्जी पे होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हमेशा अभी जस्ट मेंशन किया था हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, मतलब हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। तो हम लोग का जो सेंट्रल सॉरी कंजुगेट एसिड वाला पार्ट है, ये इस साइड के पार्ट में हम लोगों को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलना चाहिए और लोअर एनर्जी वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लिखिए हम लोग कि लोअर एनर्जी हुआ, इसका मतलब हायर स्टेबिलिटी हुआ। तो जितना हायर स्टेबिलिटी होगा उस केस में हम लोग रिएक्टिविटी उतना ही कम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर रिएक्टिविटी कम है तो जैसे एसिड का रिएक्टिविटी कम है, इसका बेसिक मतलब क्या होना चाहिए, तो एसिड वाला पार्ट वीक एसिड है, तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हम लोगों का लोअर होना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन करके काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को ये रिएक्शन फिजिबल बनाना है तो एसिड के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तो प्रोडक्ट के साइड का एसिड हम लोग का लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ रखना चाहिए, या फिर हम लोग सेम कंसिडरेशन बेस के लिए कर सकते हैं। बेस वाला पार्ट लोअर से लोअर एनर्जी पे होना चाहिए, इसका मतलब हायर स्टेबिलिटी पे होना चाहिए। जितना स्टेबल होगा उतना लेस रिएक्टिव होगा, और जब लेस रिएक्टिव होगा तो हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम होगा। मतलब बेसिकली इस बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो प्रोडक्ट के साइड का बेस है ये थोड़ा वीकर नेचर का होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन फिजिबल निकल के आ पाएगा। तो लिखने का तरीका ऐसा होता है, रिएक्टेंट के साइड का बेस और प्रोडक्ट के साइड का बेस अगर हम लोग फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक काम करो पहले रिएक्शन वाला पार्ट नोट कर लो, इसके वाला पार्ट को नोट कर लो। कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं एसिड प्लस बेस का, प्रोडक्ट में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस मिल रहा, और ये स्टेबिलिटी वाले कंसिडरेशंस को भी नोट कर लो।
चलो ध्यान दो, इस केस में ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि अगर हम लोग रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड के एसिड को कंपेयर कर रहे हैं, तो एसिड इन द रिएक्टेंट साइड और दूसरा एसिड इन द प्रोडक्ट साइड, अगर ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इस केस में जो हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग फिजिबिलिटी आराम से ये कंसिडर करके चलेंगे। फिजिबल रिएक्शन कब होगा? जब हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। मतलब फिजिबल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? तो आइदर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लें, आइदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो या एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन में पहला कंडीशन, रिएक्टेंट वाले पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाले साइड का जो हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट था। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एसिड पहचानो, दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। अगर रिएक्टेंट का एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट वाले पार्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी कम होगा, मतलब हाइयर एनर्जी पे होगा, और रिएक्शन हमेशा हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करता है, तभी फिजिबल कहला पाता है। तो इस केस में कंडीशन में 1 और 2 मेंशन करके चले, तो 2 वाले पार्ट में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म में बात कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ का। जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तब भी उस केस में जो बेस वाला पार्ट रिएक्टेंट के साइड में है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बेस वाला पार्ट इन द प्रोडक्ट साइड। जो कंपेयर करना है कर लो तुमको, अगर बेसिक, इनफैक्ट हम एक सजेशन देंगे, नॉर्मली बेसिक स्ट्रेंथ के साथ काम करना। अगर एसिड का स्ट्रेंथ मालूम है, जैसे एक चीज़ मालूम है हम लोगों को कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ये कार्बोनिक एसिड, तो ये हमको लॉजिक मालूम होता है कि चलो ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिखवा भी रखे हैं कि H2CO3 वाला पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमको ये कंसेप्ट मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2CO3, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली काम कर लेंगे। मान लो वाटर के साथ कंपैरिजन है, तो मालूम है कि कार्बोनिक एसिड या एसिडिक एसिड का जो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे कंपैरिजन कर लेंगे। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स के एसिड और प्रोडक्ट के एसिड्स के बीच का रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं मालूम कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ करने के लिए, कंपेयर करने के लिए करते क्या थे? तो हम लोग नॉर्मली पहले कंजुगेट बेस बनाते थे और उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते थे। तो जब हम लोगों को एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बेस बनाना पड़ेगा, तो यही बेस तो यहाँ निकल के आता है, और यही एसिड वाला पार्ट इस रिएक्टेंट के बेस से रिलेटेड होता है। तो हमको ऑलरेडी बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट पे जाना ही है, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे। हम क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट को कंसिडर करने का। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। अगर सवाल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मालूम है पहले से, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, सब मालूम है, तब उस केस में डायरेक्टली रिलेशन निकाल पाएंगे, डायरेक्टली कंपैरिजन कर पाएंगे। और अगर नहीं मालूम है तो बेसिक स्ट्रेंथ से ही कंपेयर करना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले बेसिक स्ट्रेंथ को ही रिलेट किया करते हैं, कंजुगेट बेस बना के ही हम लोग काम करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ईजी पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। छाप लो इस पूरे पार्ट को, फिजिबल रिएक्शन वाले पार्ट को। और हमको तो ध्यान है कि तुम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से कंपेयर करने आता है, बहुत मेहनत से किया था कि काम, बहुत अच्छे से याद होगा, जीओसी के एग्जाम भी ले चुके हैं। जो जवाब नहीं देगा जूम में घुस के मारेंगे हम, देख लेना भैया आज। ये बहुत आराम से जीओसी पढ़ाया था तुम लोग को, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया था, तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सवाल सबसे बन जाना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का।
और उसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट स्टार मार्क कर लेना जो ध्यान रखने लायक होता है। लोअर pKa, जब एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होता है तो Ka का वैल्यू हायर होता है, pKa का वैल्यू लोअर होता है। इस केस में जितना लोअर pKa उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो हमेशा रिएक्शन, जैसे यहाँ लिखे ना हम लोग कि रिएक्टेंट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली रिएक्टेंट के साइड में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में एसिड वाला पार्ट वीकर होना चाहिए। तो हम लोग स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग pKa वाले पार्ट में लोअर से हायर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर pKa टू हायर pKa। एक लॉजिक की तरफ से हम लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं। चलो ट्राई करके देखो सवाल, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नोट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, which of the following reaction is or feasible। और यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग ऐसा नोट कर सकते हैं, HCl प्लस NaNH2। चलो नोट करो सवाल, और पहला दूसरा सवाल हम सॉल्व करके बता रहे हैं क्या करना है। चलो ध्यान दो, कभी कभी हो सकता है कि सवाल में जो पार्ट दे रखा है, जो एसिड रिएक्शन है, वो पूरा कंप्लीट दे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब दे दे। कभी कभी हो सकता है केवल रिएक्टेंट दे रखा हो, प्रोडक्ट दिया ही ना हो, तो कुछ सोचना मत उसमें। एक तो बेस पहचानने आना चाहिए, उस मोह माया से भी ऊपर उठो थोड़ा, बचपना गया। बेस का मतलब OH माइनस नहीं होता, वो बचपन का पार्ट था। बेस का मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिन एलिमेंट्स के साथ मेटल वाला पार्ट में नॉन मेटल दे रखा होगा, उधर ही हम लोग को बेस मिलेगा। जैसे बचपन से एक चीज़ देखा होगा, बेस वाले पार्ट में NaOH था, एक्चुअली में उसको बेस भी नहीं बोलते हम लोग, वहाँ पे वर्ड अल्कली यूज करते हैं। है बेस का ही एक सर्टेन टाइप अल्कली, बट है तो वहाँ पे Na। फिर KOH वाला पार्ट था, K, COH होल ट्वाइस कैल्शियम, FeOH होल थ्राइस आयरन। तो जहाँ कहीं भी हम लोग का बेस वाला पार्ट दे रखा था, उसमें एक चीज़ फिक्स था कि मेटल होता है। और एक चीज़ सुना भी होगा बचपन में, मेटेलिक ऑक्साइड वाला पार्ट बेसिक नेचर का होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब उसी मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करके OH में कन्वर्ट किए, तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही हमेशा बेस होगा। तो मेटल के साथ जो भी पार्ट अटैच्ड है दैट इज अ बेस, ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं पहला चीज। तो इसमें ये तो दिख गया कि एक पार्ट बेस है, तो अगर एक पार्ट बेस है तो दूसरे को एसिड होना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगा। दो एसिड रिएक्शन नहीं करते, दो बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते, एक एसिड प्लस एक बेस वाला पार्ट आपस में रिएक्शन करते हैं। मतलब जैसे अब क्या ही एग्जांपल बताए, 370 लागू हो गया है, बट अदरवाइज नॉर्मली लाइक रिपेल इच अदर, ऐसा नॉर्मली केस लेके चलते हैं हम लोग। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो एसिड वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट अनलाइक चार्ज है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, इसके इसमें अगर एक पार्ट बेस है तो दूसरा पार्ट एसिड हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होगा, एसिड का H प्लस हटा के जो बेस वाला पार्ट है, तो बेस वाला पार्ट NaNH2 नहीं होता, बेस वाले पार्ट में केवल ये NH2 वाला पार्ट ही बेस के जैसा बिहेव करता है। Na प्लस तो कुछ नहीं हो, तो केवल चार्ज बैलेंसिंग के लिए है। एक्चुअल में देखो ढंग से तो सॉल्ट भी है, जैसे NaCl है, तो NaCl वाले पार्ट में Na प्लस और Cl माइनस है, तो हम लोग इसको सॉल्ट बोल रहे हैं क्योंकि नमक के जैसा हम लोग खाते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस बेस है, आराम से H प्लस के साथ कॉम्बिनेशन में इसको यूज किया जा सकता था, मतलब कंजुगेट बेस बोलते भी हम लोग। तो NaNH2 भी एक सॉल्ट है बेसिकली, वो कोई बेस नहीं है। और हर एक सॉल्ट में एक नेगेटिव चार्ज होगा जो कि बेस के जैसा या फिर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, बेसिकली लेविस बेस के जैसा बिहेव कर सकता है। तो ये जो NH2 माइनस है, ये आराम से यहाँ के HCl वाले पार्ट के H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, और जैसे ही H प्लस के साथ NH2 माइनस कंबाइन किया तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को NH3 मिलेगा, और उसके अलावा Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके आराम से NaCl का फॉर्मेशन कराएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं है कि NaCl सॉल्ट बन रहा है। जैसे एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, जब रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, लेकिन वाटर तो बना नहीं, NH3 बना।
इस सॉल्ट प्लस वाटर का कंसेप्ट भूल जाओ, सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनता, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के टर्म में काम करो। जैसे एक चीज देखो यहाँ पे NH2 माइनस अगर बेस है तो इसमें जब H प्लस ऐड करेंगे तो NH3 बनेगा, तो NH2 माइनस अगर बेस है तो उसका सामने वाला पार्ट कंजुगेट एसिड हुआ। और दूसरा है HCl अगर एसिड है तो यहाँ से जैसे ही H प्लस हटाए तो किसी एसिड से अगर H प्लस हटाते हैं तो बचे हुए पार्ट को हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं, तो ये Cl माइनस वाला पार्ट अपना कंजुगेट बेस है। तो अब हम लोग कंपैरिजन करते वक्त आइदर एसिड के साथ एसिड को रिलेट करेंगे या फिर बेस वाले पार्ट के साथ बेस को रिलेट करेंगे, दोनों में से तुमको जो आसान लगता है कर सकते हैं। तो एक चीज दिख रहा है, रिएक्टेंट के साइड को अगर कंसिडर करें हम लोग और प्रोडक्ट के साइड को, तो रिएक्टेंट के साइड में एसिड वाले पार्ट में हम लोग के पास HCl है, जबकि प्रोडक्ट वाले साइड में हम लोग के पास NH3 है। तो रिएक्टेंट के साइड का एसिड HCl, प्रोडक्ट के साइड का एसिड वाला पार्ट NH3। ऑल्दो NH3 बेस होता है, ऑल्दो हम लोग बोलते हैं बेस क्योंकि इसका pH 7 से बड़ा होता है, लेकिन एसिड और बेस जब हम लोग एरिमियस कंसेप्ट में बोलते हैं तो वाटर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट रिलेटिव है। एक एसिड है तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में एसिड हो सकता है, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में बेस हो सकता है, रिलेटिव कंसेप्ट चल रहा है यहाँ। कोई भी एब्सोल्यूट एसिड या एब्सोल्यूट बेस नॉर्मली नहीं लेंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो फ्लोरीन एक लिमिट है, उसके बाद कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सिमिलर टाइप से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसके बाद सारा का सारा उसके रिस्पेक्ट में बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, अगर उसके अंदर H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हुई तो इस केस में रिएक्टेंट के साइड में HCl एसिड है, प्रोडक्ट के साइड में NH3 एसिड है, तो इतना मालूम है कि NH3 तो बेस होता है, तो बेस अगर है तो एसिड तो और भी पुअर होगा, है एसिड के जैसा बिहेव कर रहा, लेकिन अगर इन जनरल हम लोग बेस बोलते हैं मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर होगा। तो दिख रहा है कि रिएक्टेंट के साइड में एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हायर है एज कम्पेयर टू बेस। तो अगर रिएक्टेंट के साइड के एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगा एज कम्पेयर टू बेस, तो रिएक्शन वाला पार्ट आराम से फिजिबल होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मतलब पहला रिएक्शन फिजिबल है। या फिर बेस के टर्म में काम कर लेते हैं, रिएक्टेंट के साइड में बेस NH2 माइनस है और प्रोडक्ट के साइड में बेस Cl माइनस है। तो जब हम लोग अलग अलग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है इन जनरल अगर अलोंग द पीरियड काम करते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग साइज वाले फैक्टर को देख के चल रहे होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे या फिर अलोंग द पीरियड जाएंगे, नाइट्रोजन और क्लोरीन तो ना अलोंग द पीरियड है ना डाउन द ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, फिर उसके बाद इसी के अलोंग द पीरियड में फ्लोरीन के ऊपर माइनस, और उसी के नीचे क्लोरीन के ऊपर माइनस। तो केस में नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो अलोंग द पीरियड हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रखेंगे। F माइनस ज्यादा स्टेबल है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा होगा। फिर डाउन द ग्रुप जाने से हम लोग एटम के साइज की बात करते हैं, तो फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस में ज्यादा बड़ा एटम क्लोरीन माइनस है, इसका मतलब स्टेबिलिटी में ऑर्डर ये निकल के आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा, N माइनस फ्लोरीन से ज्यादा बेसिक होगा और Cl माइनस वाले पार्ट से ज्यादा बेसिक F माइनस होगा। तो Cl माइनस से ज्यादा बेसिक F माइनस, F माइनस से ज्यादा बेसिक Cl माइनस, इसका मतलब ओवरऑल यही ऑर्डर निकल के आने वाला है। तो NH2 माइनस इज मोर बेसिक देन Cl माइनस। रिएक्टेंट के साइड का बेस प्रोडक्ट के साइड के बेस से ज़्यादा हम लोग के पास स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब रिएक्शन वाला पार्ट इधर से भी फिजिबल आ रहा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम है तो वहाँ से काम कर लो, अगर नहीं मालूम तो बेसिक स्ट्रेंथ पे तो वैसे भी जाना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ से ही काम करो, ये रिएक्शन फिजिबल निकल के आ जाएगा। अब एक और चीज़, कभी कभी हो सकता है कि सवाल में पूरा पार्ट दे रखा हो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे रखा हो, कभी कभी नहीं दे रखा होता, जैसे हम सवाल में नहीं दिए थे। तो एसिड और बेस आइडेंटिफाई करो, H प्लस का ट्रांसफर करो, प्रोडक्ट बनाओ, और उसके बाद मतलब बना लो, फिजिबल है या नहीं है नहीं मालूम, बट प्रोडक्ट बना लो कि अगर फिजिबल होता तो क्या प्रोडक्ट होता। अब उसके बाद रिएक्टेंट के साइड के बेस प्रोडक्ट के साइड के बेस के बेसिक स्ट्रेंथ को रिलेट करो, या रिएक्टेंट के साइड के एसिड को और प्रोडक्ट के साइड के एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को रिलेट करो, और वहां से आंसर आराम से कंपेयर किया जा सकता है, फिर कंसिडर किया जा सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकता है, और कोई डाउट है तो, मतलब ये डाउट नहीं है तो आगे सॉल्व कर लो। सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। यार इसका तो क्या उपाय बोले, कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? मेरा हो गया। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था? बाकी लोग वो नोट करो भाई। एसिडिक वाला से।
चलो ठीक है, सुन आगे। अब आगे सुनेगा तो कुछ कुछ अपने आप समझ में आएगा। नोट करते जाओ, फटाफट नोट करो। बता दीजिए सर, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, बाकी लोग नोट करो भाई, जिन लोगों को समझ में आ गया अपना नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे ऐसा रिएक्शन दे रखा था HCl और NaNH2, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो जो भी चीज़ मेटल के साथ होगा वो अपना बेस होगा। तो इस केस में मेटल के साथ NH2 माइनस है, मतलब ये बेस है। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं दिया तो बेस वाले पार्ट को एसिड के H प्लस के साथ कंबाइन करा के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, खुद से बना लो प्रोडक्ट। हमको नहीं मालूम रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, बट बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है ये मालूम है। तो NH2 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके NH3 बनाएगा। और HCl क्योंकि ये बेस हो गया तो HCl वाला पार्ट एसिड होगा। HCl H प्लस लूज करके Cl माइनस बनाएगा। अब इसके प्रोडक्ट बनाने के बाद रिएक्टेंट के साइड का एसिड और बेस और प्रोडक्ट के साइड और एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करो। तो एसिड से जब H प्लस हटाते हैं तो कंजुगेट बेस बनता है, तो यहाँ पे Cl माइनस बेस हो गया। और जब बेस में H प्लस ऐड करते हैं तो कंजुगेट एसिड बनता है, मतलब NH3 अपना एसिड हो गया। रिएक्टेंट के साइड का एसिड और प्रोडक्ट के साइड का एसिड देखो, दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो HCl स्ट्रॉन्गर है। अगर रिएक्शन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोडक्ट के साइड में वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा, कन्वर्ट होने का मतलब HCl NH3 में नहीं कन्वर्ट हो रहा। जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट के साइड में और जो प्रोडक्ट है मतलब जो एसिड है प्रोडक्ट के साइड में, वो स्पीसीज का कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोले थे, तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्शन के टाइम पे एक वीकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन वाला पार्ट फिजिबल निकल के आएगा। या फिर स्ट्रॉन्गर बेस NH2 माइनस अगर वीकर बेस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी रिएक्शन फिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में से जो कंपेयर करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ आया थोड़ा बहुत? और समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इसको नोट करने का हम टाइम नहीं दे रहे। सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा? नोट करते जाओ रिएक्शन। सर होमवर्क मैंने तो नहीं, आज 8 बजे तक पढ़ा रहे हैं। अबे तुमको इतना मार मारेगा ना, स्कूल से भी नाम कटा लिया, शर्म आता है तुमको भी थोड़ा भी? होमवर्क हो नहीं तो दांत तोड़ देंगे हम तेरा, जब भी आएगा तू इधर।
4 से छूट गया था। क्या 4 से छूट गया था। 4 से सारा छूट गया? 4 से 7। जल्दी छाप, स्क्रीनशॉट खींच ले और नोट करते रहना अपना आराम से। नोट कॉपी में ही करना, बट स्क्रीनशॉट खींच के रख लो। हो गया सर। सर 8 से थोड़ा दिखा देगी नहीं? थोड़ा सा दिखा दे, इतना थोड़ा सा चलेगा? जल्दी नोट करो। आज कुंदन सर का क्लास हुआ था ना फिजिक्स में? हाँ भाई बताओ कोई। हाँ सर। ये इंस्टीट्यूट के सारे टीचर तो छोड़ चुके हैं भाई, मार्केट में तो ऐसा सब लोग हल्ला कर रखे हैं, स्मार्टफोन में सारे टीचर जा चुके हैं। तो कुंदन सर भी क्लास ले ही लिया करके, अभिजीत सर, अंकुर सर, मोहित सर क्लास ले ही रहे हैं, अतुल सर, निहार सर क्लास ले ही रहे हैं, रवि सर क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स में एक एक्स्ट्रा सर अभिषेक सर भी आ गए हैं, उत्पल सर भी डाउट क्लास दे ही रहे हैं। छोड़ा कौन है? तुम लोग बताता क्यों नहीं किसी को? हमको समझ नहीं आता है, बड़ा सर नालायक है कोई तुम लोग। पूछता ही नहीं है। तो कैसे हल्ला होते रहता है मार्केट में, हमको समझ नहीं आता। एक 12th क्लास का स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, पता है, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, लास्ट वीक, कि सर बंसल वाले हम लोग का नाम खराब कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? हम भेजेंगे तो ग्रुप में तुम्हारे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। पता है क्या बोला? कि सर कॉल किया तो बोला कि स्मार्ट प्रेप में, मतलब पूछा है उसकी सिस्टर 11th क्लास में जो क्लासेस कर रही है, तो बोला कि स्मार्ट प्रेप में क्लास कर रही है, वहाँ एडमिशन मत लीजिए, वहाँ सारे टीचर छोड़ दिए। तो पता है क्या पूछा वो कि अच्छा कौन से टीचर छोड़ेगी? उसको टाइम टेबल में सारे टीचर का नाम दिख रहा है, उसको मालूम है सारे टीचर्स हैं। तो बोलता है अर्जुन सर। वो भी हंस रहा है बेचारा, बोल रहा है कि अर्जुन सर मैनेजर है, उनके जाने से हम लोगों को क्या मतलब। तो सब सामने वाला चुप हो गया। सर हाँ एक मैसेज आया था रजनीकांत सर छोड़ दिए, ये सच हाँ है? हाँ, एकदम सच है। ये बहुत पुराना मैसेज है, ये अभी का मैसेज है, ये 1.5-2 महीने पहले का मैसेज है। तो अभी सुन रहा है क्या इस चीज को? नहीं, बहुत पहले ही सुने था। तो फिर छोड़ दिए तो छोड़ दिए, क्या कर सकते हैं भाई। लॉकडाउन में सारी चीजें वैसे ही थोड़ी ना चल सकती है। इनफैक्ट रजनीकांत सर अभी शायद से बोकारो भी छोड़ेंगे। अभी कुंदन सर आए थे तो कुंदन सर उन्हीं के साथ रहते, वो बोल रहे थे कि बोकारो छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाए, मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, सिलेबस अच्छा चल रहा है। थोड़ा फिजिक्स का सिलेबस बीच में डिस्टर्ब हुआ था, वो भी अब लाइन पे आएगा क्योंकि फिजिक्स का क्लास बढ़ा दिया है। थोड़ा तुम लोगों को पेन होगा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगने से, बट हमको लगता है कि आदत पड़ गया तुम लोगों को। लास्ट ईयर तुम लोग का वीक में 6-6 दिन क्लास लगा था, पूरा आदत पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेहनत करो भाई, मेहनत करो। 12th वाले लोगों से बात करो, जो 12th से पास आउट होने वाले बच्चे हैं, उन लोगों से बात करो। तो लोग को कितना प्रॉब्लम होता है कि वो लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रखा है। अब जाके जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो बोल रहा है कि सर अब क्वेश्चन धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है, अब नंबर हम लोग का थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। 2 साल लोग क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से इम्प्रूवमेंट होगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है। हम कितना ही पढ़ा देंगे, हम इतना क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। और 12th वालों का एक अच्छा चीज़ हमको अच्छा भी लगता है, उनका रिजल्ट जैसा भी हो, वो लोग एक चीज़ बहुत अच्छा बोलता है कि सर हम लोगों से थर्मोडाइनमिक्स वगैरह ऐसे ही बन जाता है। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, यानी इक्विलिब्रियम हो गया। जबकि लोग बोलते हैं सब बहुत भारी टॉपिक है, क्योंकि वो लोग अच्छे थे और ठीक तरीके से टॉपिक बता दिए, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उन सब में, होमवर्क की वजह से वो लोग अच्छा करके उन सब टॉपिक्स में। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई टॉपिक भारी नहीं है। ठीक है रिलेटिवली डिफिकल्ट है थर्मोडायनेमिक्स समझना, बट एक बार अच्छे से समझ लिया तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। भारी है तो ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा। करो प्रैक्टिस, काम क्या है तुम लोग का, पढ़ना ही तो काम है। अरे कैरी मिनाटी देखते रहता है सब लोग, हमको भी मालूम है तुम लोग देखता है, स्टेटस आते रहता है ना इसका, सुमन पॉल का। क्या यही सब देखता है तू? नहीं सर, वो पेज अच्छा में आ गया था तो देख अच्छा लिए। अच्छा, ऐसा क्या? बेवकूफ समझ रखा है क्या? चलो ट्राई करो।
एक चीज ध्यान दो, थोड़ा नोट कर लेने बाद में एक चीज ध्यान दो। ये जो पार्ट है HCl और NaSCO3 वाला पार्ट, ऐसा रिएक्शन देखा है कहीं पे? कहीं पे HCl प्लस NaSCO3 कभी भी कहीं भी देखा है ऐसा? जल्दी बताओ। कोई नहीं देखा है ऐसा? अबे तुम लोग 10th क्लास फिर से ज्वाइन कर लो। सर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये वर्ड तो सुना होगा कहीं पे। यस सर। ये सब लोग सुन रखा होगा क्लास 10th में, और वहाँ ये रिएक्शन दे रखा है एसिड बेसिस वाले पार्ट में। जब हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो हम लोगों को सॉल्ट मिलता है, उसके अलावा हम लोगों को CO2 प्लस H2O मिलता है। बेसिकली CO2 प्लस H2O नहीं मिलता, हम लोगों को H2CO3 मिलता है, बट H2CO3 वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है और आराम से CO2 और H2O में डिसोसिएट कर जाता है। एक छोटा सा फैक्ट याद रखना अभी के लिए, ये बार बार रिपीट भी करेंगे हम लोग। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, और यहाँ से H2O को ये रिमूव करके आराम से C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से H हटा और OH हटा, मतलब बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रह गया, जो ब्लू वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड रह गया। सॉरी, हाँ, जो हम लोग के पास ब्लू वाला बॉन्ड है, ये ब्लू वाला बॉन्ड रह गया। उसके अलावा जो इधर का वाइट वाला बॉन्ड हटा, वो वाइट वाला बॉन्ड एक डबल बॉन्ड के जैसा उसी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखना। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है और अपने आप पे H2O को रिमूव करा के सीधा C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मान लो H2CO3 है, तो H2CO3 का स्ट्रक्चर बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब क्लास 11 से देखते आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो H2CO3 है, इसको हम लोग अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो उसमें से एक H2 हटा दे, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले से C डबल बॉन्ड O था और दूसरा एक और C डबल बॉन्ड O आ गया। इसका मतलब CO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फैक्ट याद रखना, जब भी कभी H2CO3 बनेगा तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आएगा, वहाँ से H2O को रिमूव कर दो, और उसका रीज़न होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ऑलमोस्ट ऐसा केस निकल के आएगा, यहाँ से H का पार्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो 4 मेंबर रिंग निकल के आएगा। और जस्ट 3-4 लेक्चर पहले सुना है इस चीज़ को, 4 मेंबर रिंग काफ़ी अनस्टेबल होता है, 3 मेंबर रिंग सबसे अनस्टेबल होता है, फिर 4 मेंबर रिंग। तो 4 मेंबर रिंग के अनस्टेबिलिटी की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट करके H2O को ही हटा देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है और ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ से H2O रिमूव करके हम लोग सीधा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसलिए H2CO3 वाला पार्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता और वहाँ से हम लोग सीधा उसको डिसोसिएट करके CO2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बोलना गलत होगा, एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, लेकिन इन जनरल इक्विलिब्रियम में CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। CO2 प्लस H2O में इसको आराम से डिसोसिएट कर सकते हैं। तो HCl प्लस NaSCO3 NaCl प्लस ये रिएक्शन कैरी आउट करता है। रिएक्शन फिजिबल हम पहले ही लिख दे रहे हैं, और रिएक्शन में क्योंकि H2CO3 बनता है तो CO2 बाहर निकलता है, और जैसे ही CO2 बाहर निकलता है तब उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे टर्म इफरवेसेंस बोल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी NaHCO3 के साथ रिएक्शन फिजिबल होगा, फिजिबल रिएक्शन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन फिजिबल होगा, तब उस केस में उस चीज़ को हम लोग NaHCO3 टेस्ट के नाम से बोल सकते हैं, या उसी चीज़ को हम लोग बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोल सकते हैं, या उसी चीज़ को हम लोग इफरवेसेंस टेस्ट भी बोलते हैं।
टेस्ट बोलने का मतलब क्या है, उसका मतलब समझाते हैं, इफरवेसेंस। हाँ, टेस्ट बोलने का मतलब ये है कि जब भी कभी हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है, जैसे आगे लिखेंगे अभी रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, ये मालूम है हमको, हम फैक्ट बता दे रहे हैं तुमको। तो अगर हम लोग HCl वाले पार्ट के जगह पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट लेके चले, RCOOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड NaSCO3 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन फीजिबल होगा ही होगा, और जब भी रिएक्शन फीजिबल होगा तो उस केस में CO2 बाहर निकलेगा। इस पूरे चीज को हम लोग इफरवेसेंस आराम से बोल के काम कर सकते हैं, मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इफरवेसेंस आराम से बोल सकते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग एक टेस्ट के फॉर्मेट में डाल देते हैं, इफरवेसेंस टेस्ट। जो भी एसिड कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट देंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट देने का मतलब जैसे ही हम लोग उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो इफरवेसेंस होगा, तो पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट हम लोग वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, जिसका थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो ये जो इफरवेसेंस टेस्ट है, इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट होता है जो ध्यान रखने लायक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन H2CO3 on reaction with sodium bicarbonate gives off CO2 and hence shows positive effervescence test। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना होगा। पहले ऊपर की रिएक्शंस करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट पे आएंगे। चलो ट्राई करो क्वेश्चन और 1-2 मिनट के अंदर डिस्कशन शुरू करते हैं। फिजिबिलिटी है या नहीं है बस ये बोलते जाएंगे हम, जिसको भी डाउट होगा सोचते जाना, मतलब डिस्कशन करते चले जाएंगे। चलो पहले वाले रिएक्शन पे ध्यान दो। पहले वाले केस में NaCH3 वाला पार्ट रिएक्शन फिजिबल होगा, जिसको भी कहीं डाउट होगा पूछते चले जाना। पहला रिएक्शन फिजिबल होगा, दूसरा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, तीसरा रिएक्शन फिजिबल होगा, चौथा रिएक्शन फिजिबल होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तीसरा कौन सा? मतलब क्वेश्चन नंबर के टर्म में बोलना, 2, 3, 4, 5। डी क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमको नहीं मालूम कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। किसका डाउट है? नाम बता दो थोड़ा। मोहन। हाँ भाई एक चीज बताओ, इसमें बेस कौन सा और एसिड कौन सा है? बेस और NaOH। ठीक है, तो एसिड सामने वाला ही होगा, है कि नहीं? हाँ, अरे ऑडियो ऑन रख। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अगर रिएक्शन होगा तो? जल्दी बोलो। NH4OH। NH4OH। अबे क्या चाहिए जिंदगी में तुमको? हम ऊपर कैसे प्रोडक्ट बताए थे? NH4OH बनाया जा रहा है, बेस वाला पार्ट OH माइनस है, क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2 बनाएगा कि NH4OH बनाएगा। और NH3 अगर एसिड है तो एसिड वाला पार्ट H प्लस लूज करेगा, अगर H प्लस लूज करेगा तो NH2 माइनस बनाएगा। तो बेसिकली NH2 माइनस वाला पार्ट Na के साथ जाएगा, तो NaNH2 बनेगा और साथ ही साथ H2 बनेगा। अब बताओ। अभी भी डाउट है कि क्लियर हो गया? हो गया। चलो बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कोई और डाउट? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 रिएक्शन फिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 रिएक्शन फिजिबल है। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? 6, 7, 8, 9 जल्दी। किसी को डाउट नहीं है? बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 10 फिजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फिजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को तो स्टार मार्क करके भी रखना। बेसिक स्ट्रेंथ में भी स्टार मार्क कराया था, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में भी स्टार मार्क कराया था, और अभी भी स्टार मार्क करा रहे हैं। और वहाँ पे फैक्ट भी मेंशन किया था, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। तो एक टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमाइन। ये तो फिजिबल होगा, स्टार मार्क करके भी रखना। इस रिएक्शन को फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे आगे, इसलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है। कोई डाउट? 10, 11, 12, 13 जल्दी बोलो भाई। कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CH3 MgBr फिजिबल रिएक्शन होगा और CH3 MgI प्लस ROH फिजिबल रिएक्शन होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वैसे इसको भी चाहे तो स्टार मार्क करके रख सकते हैं। ठीक ठीक क्वेश्चन है, जल्दी बोलो अगर कोई डाउट है तो। 14, 15 क्वेश्चन नंबर 14, 15 में भी डाउट नहीं है किसी को? तो ज्यादा नहीं हो गया? अबे जिसको डाउट है पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, मान के चल रहे कि डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में जैसे ये जो बेसिक पार्ट था इतना तो डिस्कशन हो ही गया, बट ये जो पार्ट है इफरवेसेंस टेस्ट, तो इसको अपने कॉपी से नोट कर लेना, सॉरी जो नोट्स है उससे नोट कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज़ होता है। इफरवेसेंस टेस्ट वाले पार्ट के अलावा एक फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना, पीडीएफ में तो पढ़ा रहेगा, 2-3 बार 4 बार 5 बार रिपीट भी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक पार्टिकुलर सवाल भी होता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ को तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर जो इफरवेसेंस टेस्ट वाला पार्ट है, ये चीज़ ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा हम लोगों को। नोट कर लो इस चीज़ को, और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक